अजमल जी, मेरे दोस्त प्रशांत भाई, सभी सम्माननीय नागरिक कार्यकर्ता और इस 28वें राष्ट्रीय शिविर के लिए आए नौजवान बहनें भाइयों, आप सबने मुझे इस शिविर के उद्घाटन के लिए बुलाया। तो मैं सोच रहा था उद्घाटन यानी क्या होता है। तो उद्घाटन शब्द का अर्थ है उद्गार से घड़ाना, शब्दों से आकार देना, लेकिन उसका दूसरा भी एक अर्थ है। दक्षिण भारत के बहुत सारी भाषाओं में और संस्कृत में भी उदक, उसका मतलब है पानी। तो इस पौधे को पानी देने से उद्घाटन हो गया है। आप एक पौधा है, कुमार प्रशांत जी ने लगाया, उसको विचारों का पानी आप दे ही रहे। तो और नए तरीके से मैं कोई नए सिरे से कोई उद्घाटन करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। मेरा जन्म उस साल हुआ एक छोटे से देहात में महाराष्ट्र के, जिस साल हमारे देश को संविधान मिला। आप जानते हैं 1950 को संविधान मिला। 26 जनवरी को देश हमारा रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना। उसी साल मैं पैदा हुआ। छोटा सा गांव था, देहात था, लगभग 1000-1500 की बस्ती थी। और मैं जब चौथे-पांचवें साल में स्कूल में पहुंच गया, तो साल के 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी हमको अच्छे से कपड़े पहना के स्कूल में बुलाते थे और पेड़ा को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेड़ा देते थे। अच्छा लगता था बहुत। हम बच्चा था मैं, तो मैं सोचता था कुछ अच्छा हुआ होगा। तो मैं पूछता रहा कि क्या अच्छा हुआ। तो घर वालों ने बताया कि अरे हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि आज़ादी मिली, तो उसके पहले क्या था, आज़ादी नहीं थी। तो मेरे घर के बुजुर्गों ने बताया नहीं, हम तो बेड़ियों में जकड़े थे और बेड़ियाँ टूट गई। मैं दूसरे तीसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, छोटे देहात में जैसे होते इधर उधर घूमता रहता, और मैं ढूंढ रहा था कि टूटी बेड़ियाँ कहाँ है, मेरे को मिले। कहीं तो पड़ी, बेड़ियाँ टूट गई, जंजीर टूट गई, तो कहीं तो पड़ी होगी। तो मैं ढूंढता रहा। गांव के बाजू में नदी थी, तो वहाँ रेती में, वहाँ पानी में, वहाँ एक टेकड़ी यानी एक पर्वत भी था, उसके ऊपर खेलने जाते। ढूंढता था घर के पीछे पेड़ों पे, अरे वो जंजीर कहाँ है जो टूट गई और पड़ी है। मैंने पूछा मेरे माँ बाप को, क्या हमारा गांव भी बेड़ियों में जकड़ा था? हाँ, हमारा गांव भी बेड़ियों में, वो टूट गई है। तो एक दिन मैंने मेरे टीचर को पूछा, और ये असली बात, ये हुआ था, मैं 7 उम्र मेरी 7 थी, और हम फिजिकल ट्रेनिंग पीटी, फिजिकल खेल कूद का कतार लगाई थी लड़कों की, और मैं इधर उधर देख रहा था। तो टीचर ने बुलाया, कान पकड़ा, खींचा कि आप। मैंने कहा सर मैं बेड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ, पड़ी बेड़ियों से हम आज़ाद हो गए, इसे मैंने सुना है, उसके लिए हम पेड़े बांटते हैं साल में 2 बार। तो उस टीचर ने मुझे जवाब दिया, वो गांधी से प्रेरित थे, वो जो शिक्षक थे गांधी से प्रेरित थे। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे आँख को ये बेड़ियाँ दिखेगी नहीं,
इस कतार के अंतिम जो लड़का है उसकी स्थिति देख के जिसके आंख में आंसू आएंगे, उसी के आंख को ये बेड़िया टूटी हुई दिखे। क्या फैंटास्टिक जवाब था। और टीचर, फिजिकल पीटी शिक्षक थे। कतार में जो अंतिम लड़का, क्योंकि वो हाइट के मुताबिक कतार लगाते थे, सबसे दुबला है, सबसे पतला है, उसको देख के जब आपके आंखों में आंसू आएंगे, तभी वो आप टूटी बेड़ियों का असली अर्थ समझ पाएंगे। मुझे समझा आजादी क्या होती है, आजादी किस लिए होती है। बहुत सालों के बाद मैंने अंग्रेजी में जॉन रस्किन को पढ़ा, मैंने गांधी जी को पढ़ा, तो फिर मुझे पता चला कि यीशु ख्रिस्त के समय से यही तो भावना रही है कि कतार के अंतिम जो है उसको कुछ मिलेगा तो आजादी है, और जिसके आंख में उसके लिए करुणा आएगी, उसे ही ये खोई हुई आजादी कैसी होती है और मिली हुई आजादी कैसी होती है पता चलेगा। दूसरी मुझे एक याद है उन दिनों की। मेरी क्लास में, मेरी कक्षा में एक लड़का था, बहुत अच्छा था, गाना बहुत अच्छा गाता था, रोशन शेख नाम था उसका। उसके घर हम जाते आते थे, वो भी हमारे घर, उसके घर वाले हमारे घर आते जाते थे। तो मैंने शेख चाचा को, रोशन के पिता को, एक दिन ऐसे सवाल पूछा। लड़का छोटा 7-8 साल का ऐसे खड़ा रहा, मैंने पूछा, और चाचा बहुत ऊंचे थे। चाचा पाकिस्तान में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने मुझे बहुत ही, मैं समझ सकूं ऐसा सीधे शब्दों में एक जवाब दिया था। और वो जवाब था, उन्होंने कहा कि बेटा देखो, वहां पे है ना, एक ही भगवान की ये जगह है, और यहां है ना हर एक के भगवान को इज्जत है, तो मैं क्यों वहां जाऊं? हर एक के भगवान के लिए जहां इज्जत है, ऐसी जगह मैंने चुनी है, और वही मेरे लिए अच्छा है। मुझे समझ आया कि शेख चाचा ने जो चॉइस किया था वो सोच समझ के, और अब मैं इस मेरे 70 उम्र में कह सकता हूँ, उनको देश के सभी अन्य लोगों से डेमोक्रेसी का मतलब ज़्यादा समझा था, सेक्युलरिज्म का मतलब ज़्यादा समझा था। मैं जब 7 साल का था तो मेरा गांव पश्चिम महाराष्ट्र में, और महाड़ से बहुत नज़दीक है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु हो गया, और हर गांव में शोक सभा निकली। तो हमारे गांव में भी लोगों ने एक शोक यात्रा सभा ने यात्रा निकाली थी, और कुछ लोग जो गांव के आमतौर पे बहुत बाहर से रहते थे, गांव के प्रमुख रास्ते पे कम दिखने मिलते थे, ऐसे उस यात्रा में थे। और वो मटका बिटका लेके, वो मृत्यु के बाद जो यात्रा निकलती है, उस तरह से स्मशान यात्रा, शोक यात्रा थी, सिंबॉलिक थी, प्रतीकात्मक थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर मेरे गांव में नहीं थे, लेकिन महाड़ से नज़दीक, महाड़ में उन्होंने एक आंदोलन भी बहुत बड़ा किया है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो मैंने पूछा कि ये क्या हुआ, ये लोग क्यों निकले हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो ये जो चलने वाले थे, उनके पास से मैंने नाम सुना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी मृत्यु हुई। तो मैंने कहा उसमें क्या है? मेरे पिता के माँ की भी मृत्यु हुई थी उस साल। मैंने कहा तो सब तो मरने वाले हैं, तो उसमें क्या है?
तो इस व्यक्ति ने कहा मुझे कि इन्होंने हमारे देश के सभी लोगों को समान बनाया। अब ये सब चीज़ें मैं आज आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि 1950 के समय आज़ादी मिलने के बाद 8-10 साल में हमारे देश के देहात के हर व्यक्ति को पढ़ाई इतनी नहीं थी, स्कूलें इतनी नहीं थी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कम थे, लेकिन हर कोई, गांधी जी ने इस तरह से हर दिमाग और दिल को छुआ था और डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह से हर एक को प्रेरित किया था कि हर कोई जानता था कि ये जो देश बना है वो सभी धर्मों की इज्जत करने के लिए, आजाद लोगों का, सभी में समानता हो, इस तरह का देश बना है। बाद में जाके जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पढ़ना शुरू किया तो ये सब चीज़ें मुझे उसमें देखने मिली कि इंडिया इज ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री। ये तो हर गांव का बच्चा उस समय जानता था, जिसके लिए उस गांव के उनके बाप माँ, उनके दादा दादी, उन्होंने संघर्ष किया, बहुत बड़ी कीमत चुका के अनेकों घरों में तो लोगों ने, मराठी में हम बोलते हैं कि निखारट, उस पर जलता कोयला अपने घर पे रख के बाहर निकले, इतना त्याग करके। कितने लोगों ने जेल में जाके, कितने लोगों ने अपनी करियर छोड़ के, स्कूल कॉलेज छोड़ के इस देश को आंदोलन करके, अब अहिंसा के मार्ग से, शांति के मार्ग से आंदोलन करके आज़ादी दिलवाई थी। और ये घटना छोटी नहीं है, आज तो हमें वो इतिहास लग रहा है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चला संघर्ष था। 1885 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की स्थापना की होगी, तो 1950 संविधान हमारे हाथ में मिला। बहुत लंबा 50 साल का संघर्ष करके एक बड़ा साम्राज्यवाद, बड़ा एम्पायर, जिसके उस साम्राज्य के ऊपर से सूर्य ढलता नहीं था, अंग्रेजों का जो एम्पायर था पूरे विश्व में, एक भी हथियार उठाए बगैर उसको हटाना और केवल उनको वापस भेजना ये हेतु नहीं था। लेकिन मैंने जस्ट मेरे उदाहरण से मैं बोलता हूँ और सच आपको बता रहा हूँ, ये जो 2-3 अनुभव मैंने बताए वो मेरे याददाश्त में अंग्रेजी में जिसे एस्ट कोरी अक्षरों में लिखे हैं, जैसे पत्थर ग्राम, मेरे याददाश्त में ये 2-3 अनुभव, हर एक को ये चीज समझाना। उस समय टेलीविजन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, न्यूज़पेपर्स थे, लेकिन वो पढ़ने वालों की तादाद 10% से भी कम होती थी, उससे भी कम होती थी। ऐसे समय में हर एक को आज़ादी क्या होती है और राष्ट्र क्या है, समता समानता क्या है, न्याय क्या है, ये और सर्वधर्म को समावेश करने की भूमिका क्या है समझाना, ये बहुत बड़ा वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजकीय संघर्ष था। आज मुझे उसका महत्व उस समय से भी और ज़्यादा लगने लगा है। और हमारे गांव के लोग थे ना, बड़े, उसमें से बहुत सारे उल्लू भी थे, अनपढ़ थे, अनगढ़ थे। और रास्ते में कभी भी कोई साइकिल की घंटी बजाते चलता है तो बाजू हटते नहीं थे, वो बोलते हम आज़ाद देश है, इस रास्ते पे हमारा अधिकार है, हमें अभी किसी ने पूछना नहीं चाहिए, पुलिस ने नहीं पूछना चाहिए, कलेक्टर ने। हम बच्चे स्कूल में बहुत शोर मचाते थे, तो हमारे क्लास टीचर ने बताया था कि आपको पढ़ाई करनी हो तो आपको अनुशासन की भी जरूरत होगी। हम कहते हैं हम आजाद देश के बच्चे, तो अनुशासन हम स्वीकारेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा था आजादी हमेशा के लिए रहे, इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अब
देखिए ना, डेमोक्रेसी बड़ा शब्द है, बड़ी कल्पना है, बहुत बड़ी कल्पना है। इंसान का इतिहास लगभग 20 लाख साल से इंसान नाम का जानवर इस पृथ्वी पे है, होमो सेपियन नाम से। इस देश में भी लगभग 65,000 ईयर से इंसान रह रहा है। ये सब जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी ने सब हमें दिखाया। 65,000 साल से लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र कब मिला? 70 साल पहले पहली बार। ये लोकतंत्र बहुत सदियों के बाद हमें मिला, और वो चलाने के लिए जो अनुशासन है, वो अनुशासन पुलिस का नहीं होता है, मिलिट्री का, आर्मी का नहीं होता है। वो अनुशासन कानून ऊपर से डालने से, लादने से नहीं होता है। वो संविधान, ये हमारा अनुशासन है। लोकतंत्र चले इसलिए संविधान ने कुछ तरीके बनाए हैं, कुछ संस्थान बनाए हैं। लोकतंत्र ये कल्पना है। लोकतंत्र कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं है। मैं आपको किसी को दिखा नहीं पाऊंगा ये लोकतंत्र है, या तो लोकतंत्र दिल्ली में बैठा है, या तो मद्रास में। लोकतंत्र इज एन आइडिया, डेमोक्रेसी इज एन आइडिया। वो जिंदा रहे, चले, इसके लिए कुछ संस्थान या तरीके बनाए गए। उसे हमारे संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस कहा गया है। चेक का मतलब बैंक में जो चेक बेचते वो नहीं। चेक का मतलब है आपके ऊपर कड़ी निगरानी रखने के लिए, खास करके सत्ता में जो बैठे हैं वो फिर से राजा न बन जाए। बहने बहुत अच्छी बात है, वो फिर से राजदंड हाथ में लेके आपके सामने आए तो क्या करेगी? तो चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसी संस्थाएं बनाई है। और ये संस्थाएं नेहरू जी के समय काफी अच्छे ढंग से, क्योंकि उनका जो गठन हुआ था वो गांधी के उद्गारों से हुआ था। यानी हमारे डेमोक्रेसी का उद्घटन गांधी के और अंबेडकर जी के उद्गारों से हुआ था। ये संस्थाएं देखिए, मैं आपको एक एक करके उनकी हकीकत बताता हूं। CAG नाम की संस्था है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक हिसाब पे निगरानी रखने के लिए संस्था बनी है। ये किसके हिसाब पे निगरानी रखते हैं? उसका जो प्रथम हेतु था वो केंद्र सरकार के आर्थिक व्यवहारों पे निगरानी रखने के लिए बनाई संस्था थी। कोई मंत्री हमारे पब्लिक का पैसा लेके चोरी ना करे, इसके लिए। फिर धीरे धीरे केंद्र सरकार के जो दूसरे एक्सटेंशंस होते हैं, प्रसार हुआ उन पे निगरानी रखने के लिए CAG का गठन हुआ था। आज वो CAG जो भी सरकार के सामने बात करता है उसको जाके परेशान करने का काम कर रहा है। यानी जो चेक और बैलेंस था, ये चेक का चाबुक बनाया गया है और बैलेंस का ब्लो। चेक्स एंड बैलेंसेस की जगह अब चाबुक और मारने का तरीका बदल गया। CAG का काम असलियत में था वो उल्टा किया गया, और सरकार पब्लिक पे निगरानी रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका मतलब है कि लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ टूट गया। दूसरा, ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये शब्द जो है ना अंग्रेजी, वो अंग्रेजी भाषा में दूसरे को डर पैदा हो ऐसे बहुत शब्द बनते हैं। ऐसा शब्द सुन के हमें लगता है ये कोई बहुत बड़ा होगा साहब, एनफोर्समेंट डायरेक्टर बहुत बड़ा साहब होगा। देखिए, एक मंत्रालय में
सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है उसे सेक्रेटरी कहते हैं, उसके हाथ के नीचे, उसके नीचे होता है वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे जो कोई होता है उसे डायरेक्टर कहा जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखने वाले मंत्रालय में सेक्रेटरी भी नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी भी नहीं, एक डायरेक्टर को एक काम दिया था एक समय। वो काम था जब बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होने लगा, और काला पैसा कब हुआ, जब शॉर्ट सप्लाई था, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं थी, वो व्यापारी उसका काला बाजार करके उसका पैसा छुपा के टैक्स उस पर भरते नहीं थे, उसे काला धन कहा जाता है। उस पर निगरानी रखने के लिए एनफोर्समेंट कि इनकम टैक्स के अपना जो रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का हिसाब देते हैं, वो सही देते हैं नहीं, ये चेक करने के लिए, ये इसका तपास करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर था। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर को आज वो काम दिया गया है कि आप जाओ और शाहरुख खान के लड़के को पकड़ कर, क्योंकि हमें पता है शाहरुख खान के पास करोड़ों रुपया हो गए, उसके लड़के को, बेटे को पकड़ा, तो शायद वो इस अधिकारी को कुछ पैसे, या तो जाओ एक दक्षिण में राज्य है, उसका मुख्यमंत्री सरकार की साथ नहीं दे रहा है, तो उसके बहन को पकड़ के लाओ, या तो इस तरह से डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। आप कुछ मुंह खोल के सरकार के सामने बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे, तो आपके चाचा, आपकी मामी, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बहन, किसी न किसी को ईडी का खत आएगा, दूसरे दिन ईडी ऑफिस में बुलाया जाएगा, तीसरे दिन वहाँ आप उनको 8-10 दिन कस्टडी में रखा जाएगा, फिर वो 8-10 दिन टेलीविज़न पे चर्चा चलती रहेगी कि ये बहुत ही अप्रामाणिक व्यक्ति है, आपकी जो तारीफ होगी, आपकी जो रेपुटेशन होगी वो खत्म की जाएगी। इससे लोग डर रहे हैं। लोकतंत्र का दूसरा कॉलम टूट गया। तीसरा, जब इंग्लैंड में लोकतंत्र आया तो वहां के अखबार, समाचार पत्रों को एक खास लोगों ने जिम्मेवारी दी थी, और वहां के मीडिया को ऐसा कहा गया कि लोकतंत्र का ये एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, एक कॉलम ऑफ सपोर्ट, जैसे इस हॉल को ये खंबा है, सपोर्ट दे रहा है, लोकतंत्र का एक सपोर्टिंग खंबा मीडिया। अब बात ये हुई थी कि 1990 के दशक में मीडिया के कानून कुछ बदले गए थे। पहले मीडिया के ओनरशिप में, मालिकी में कोई कंपनी को डायरेक्टर बनने का हक नहीं था। वही स्थिति शुरू रख के किसी मीडिया कंपनी में नॉन मॉनेटरी डायरेक्टर, यानी एक्चुअल पैसा नहीं देते लेकिन आपको कुछ अधिकार मिलता है, वो अधिकार है मीडिया स्पेस, और आपके सामने वो न्यूज़पेपर लिखेगा नहीं। मतलब है कि अंबानी या अडानी जिस मीडिया कंपनी के डायरेक्टर में हो गए, वो न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न अंबानी या अडानी के सामने लिखेंगे नहीं। ये 90 के दशक में शुरू हुआ, और पिछले 7-8 साल में इन सभी मीडिया में काम करने वाले सभी रिपोर्टर्स को भी एक तो धमका के, या तो डरा के, या तो उनको ललचा के, बहुत पैसा दे के 24 घंटों एक ही व्यक्ति दिन में वो 10-12 बार अपना कमीज बदलती है, जैकेट बदलती है, सर पे वो जो मुकुट रखते हैं 10-12 बार, उसी पे कैमरा लगा के उसी की स्तुति, प्रशंसा करने में
लगा दिया मीडिया को। तो जो मीडिया लोकतंत्र सही है नहीं इस पे निगरानी रखने के लिए था वो गिर गया। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप में से बहुत सारे आईएएस परीक्षा की तैयारी भी शायद कर रहे होंगे या तो आपके दोस्त करते होंगे। यूपीएससी को उन्होंने उड़ा दिया है। वहाँ बहुत ही छोटे बौद्धिक कद के आदमियों को बिठाया है जिसमें हमारे देश की रक्षा करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अधिकारी बनते, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसकी जो इज्जत थी वो एक नया कानून लाके जिसे डिफेंस यूनिवर्सिटी कानून 6 साल पहले लाया और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी उसकी इज्जत कम कर दी है। और वेल ट्रेंड अधिकारी जिसमें कोई धर्म या कोई जाति देखी नहीं जाती थी आज तक, वहाँ सीधा लैटरल एंट्री और उसको अग्निवीर नाम दिया है। यानी आरएसएस की शाखाओं में से लोग सीधा आर्मी में जाएंगे, फिर वहाँ मुस्लिम जवान होंगे या तो कोई अधिकारी होंगे तो उनका तिरस्कार या द्वेष करने लगे। ये सब चीज़ें हुई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी। गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए उसमें से, दंगेखोरों में से, राइटर्स में से आज तक एक को भी सजा नहीं हुई है। जिनको हुई थी बलात्कार के लिए, सामूहिक बलात्कार के लिए, मकान जलाने के लिए, किसी को मारने के लिए, जिनको हुई थी उनको छोड़ दिया गया और उनके सत्कार सम्मान के कार्यक्रम हुए थे। कुल मिलाकर हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सब के सब लोकतंत्र के लिए रचे जो स्तंभ थे उसको गिरा दिया गया है। अब अंतिम असेंबली और पार्लियामेंट जिसमें लोगों के प्रतिनिधि आते हैं, उस पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, अगर आप टीचर हो तो स्कूल में आपको साल के 12 महीने में से 10 महीने तो जाना ही पड़ता है। आप बैंक कर्मचारी हो तो हफ्ते में से 7 दिन से 5 दिन जाना ही पड़ता है। आप बस कंडक्टर हो तो आपको जो भी शिफ्ट दी जाती है, सुबह की, दोपहर की, रात की, काम करना ही पड़ता है। लेकिन पार्लियामेंट में जो चुन के गए हैं उनका काम जितना घंटे, जितना दिन, जितने महीने होना चाहिए उसमें से अगर केवल 16% यानी लगभग 7 दिन काम करना हो तो 1 दिन काम किया, 6 दिन काम नहीं किया। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बैठते नहीं है, किसी का सुनते नहीं है, कोई संवाद नहीं है। कोई सवाल पूछे तो उनको पार्लियामेंट के बाहर ही डिटेन किया जाता है, कभी कभी उनकी मेंबरशिप निकाल ली जाती है। ये सब चीजें इतने गति से हमें घेर रही है आज कि हम बहुत स्पष्टता से कह सके कि क्या लोकतंत्र इस देश में जिंदा है या मर गया है। अब ये सवाल पूछते समय मुझे वो याद रहा है कि मैं जब जन्मा था पहला तो संविधान देश को मिला और उसके पहले कितना त्याग करके लोगों ने आज़ादी लाई थी और गुलामी की बेड़ियां टूट गई थी। आज नए सिरे से देश एक अलग ढंग के बेड़ियों में लपेटा गया है और उस बेड़ी का नाम गुलामी नहीं है, उसे अंग्रेजी में टोटलिटेरियन स्टेट, एक सरमुख्तियार शाही गुजरात में कहते हैं, मराठी में अधिकार शाही, एक ही व्यक्ति का अधिकार चलता है।
ऐसा हमारा देश बना है। इसका मतलब जो भी महात्मा गांधी ने किया वो सब गलत था, जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया वो सब गलत था, तो जो संविधान में लिखा है वो सब गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरे बहुत दोस्त पूछते कि देखिए आप जो कह रहे हैं ना उसमें कुछ तो आपका कहना थोड़ा सही नहीं है। मेरे दोस्त ऐसा कहते हैं, दोस्त है पड़ोसी बाजू वाले काम में जिनको मिलता हूँ, वो कहते देखिए इस एक पक्ष है उसको 303 सीटें मिली है पार्टी लोकसभा में, तो वो तो इलेक्ट होके आए हैं, लोगों ने वहाँ उनको भेजा, तो फिर आप क्यों कह रहे कि वो लोकतंत्र छीन रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पक्ष वहां आया है वो एक आइडियोलॉजी लेके आया है, और ये आइडियोलॉजी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। वो केवल सत्ता में आने के लिए आया पक्ष नहीं है, आप ये समझिए। केवल सत्ता में जाने के लिए, जैसे तमिलनाडु में इलेक्शन हुई तो एडीएमके आता है, तो डीएमके आता है, फिर एडीएमके आता है, फिर डीएमके आता है, वो बात ये नहीं है। ये एक अलग आइडियोलॉजी थोपने के लिए आया पक्ष है, और ये आइडियोलॉजी क्या है ये मैं कुछ ही शब्दों में आपको बताता हूँ। नहीं, मैं कुर्सी का प्रयोग करूंगा, सही समय पे करूंगा, सही समय। ये साल है 2023, एग्जैक्टली 100 साल पहले, एग्जैक्टली 100 years ago 2-3 घटनाएं हुई। ये आपको जानने में काफी दिलचस्पी होनी चाहिए और ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। 1923 में विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने द इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व नाम से छोटी नोंद बनाई थी, ए शॉर्ट नोट, 2-3 पन्ने की है वो, और वो अपने खुद के नाम पे नहीं और किसी के नाम पे पब्लिश हुई थी। बाद में जाके फिर वो दुरुस्त किया गया, उनके नाम से वो नोट दर्ज हुए। उसी साल में मेरे दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी